अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित कर दिया है। आज से विधिवत अपना कामकाज शुरू करेंगे केजरीवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुमत साबित करने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 से 20 दिनों के भीतर लोकपाल लाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को तेज करेंगे। ये कहा अरविंद केजरीवाल ने। पूरे भाषण में अरविंद केजरीवाल लगातार आम आदमी की बात करते रहे। उन 18 मुद्दों पर समर्थन मांगने की बात की जो मुद्दे उन्होंने पहले बीजेपी अध्यक्ष और सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष को लिखकर भेजा था, जिसमें बिजली, पानी से लेकर स्कूल, सड़क और तमाम बुनियादी सुविधाओं की बात की गई थी। ब्रेक के पहले इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। हमारे साथ हैं मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब, सबसे पहला सवाल एक चीज और कि बहुत सारी बातें जो पिछले 3-4 दिनों में जिस ढंग से केजरीवाल ने कुछ फैसले किए, जिस ढंग से उन्होंने जल बोर्ड के सीईओ को बुलाया, जिस ढंग से उन्होंने तमाम मीटिंग्स की और बिजली की दरों में कटौती की बात की, पानी मुफ्त करने की बात की और आगे आने वाले दिनों में कई चीजों हम देख सकते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, 15 साल का तजुर्बा है दिल्ली में कांग्रेस सरकार चलाने का। आपको लग रहा है कुछ सीखने की जरूरत है कि कैसे जनता की बात करते हुए, जनता के बीच रहते हुए और जनता के पक्ष में कुछ फैसले किए जाए और 4-5 दिन में भी ऐसे फैसले हो सकते हैं जिसको जनता को लगे कि वाकई सरकार काम कर रही है। पहले कौन मंत्री जाता था ऐसे रैन बसेरे में और कौन ऐसे फैसले करता था जैसे केजरीवाल ने किया? कुछ सीख रहे हैं या नहीं? देखिए अजीत जी, पहली बात तो मैं आपको ये कहूं कि आज मैं बिल्कुल इस मूड में नहीं हूं कोई भी नेगेटिव बात करूं। आज पहला दिन है, तो अच्छी बात है। हमको अच्छे ढंग से ही बात शुरू करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये कोई नया तजर्बा नहीं है। बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा जब सरकारें बनती हैं तो मिनिस्टर इवन सेंटर्स के अंदर भी ये रिवायत रही है कि कभी कभी कोई मंत्री बड़े एक्टिव होकर के अस्पताल जाते हैं, उधर उधर जाते हैं, काफी लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं और ये मैसेज उन्होंने दिया है, कोई बुरी बात नहीं है। मैं यहाँ पर परषोत्तम अग्रवाल साहब ने शुरू में एक बात कही थी, मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैं इससे एग्री करता हूँ। मैं आपसे एक बात कहूंगा और खास तौर पर जो हमारे परषोत्तम भाई बैठे हैं उनसे भी कहूंगा कि सुधांशु जी, आई एम सॉरी परषोत्तम जी कह दिया मैंने, सुधांशु भाई से कहना चाहता हूं। देखिए, एक मैनिफेस्टो उनका भी था भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली के अवाम ने उनको सबसे ज्यादा सीटें दी थी। मैं एक बात जानता हूं, लोग ये कहते हैं कि शायद वो अगर सरकार बनाते तो उन्हें कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती, बात बिल्कुल सही है कि हम उनको किसी हालत में भी सपोर्ट नहीं करते और वो हमको कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन आप पार्टी में तो नया खून आया था, आपके पास बड़ा शानदार मैनिफेस्टो था, आप लेकर जाते। जिस तरह से हिम्मत की आप पार्टी ने कि हम सरकार बना रहे हैं, हमारे कोई समर्थन करे या ना करे, हम जाते हैं, देखेंगे, जिसको ठीक लगे सपोर्ट करे ना करे। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी कह सकती थी और आप पार्टी के अंदर कुछ लोग कह सकते थे कि भाई इनका मैनिफेस्टो बड़ा जबरदस्त है, बड़ा तारीखी है, बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। ये जैसा मैसेज आज वो पार्टी दे रही है, ऐसा ही मैसेज भारतीय जनता पार्टी भी दे सकती थी। उसके पास मौका था, लेकिन उन्होंने उस मौके को गवा दिया। आज ये पछतावा है जो दिखाई दे रहा है। 45 मिनट की तकरीर की है उन्होंने, आपने देखा होगा हाउस के अंदर, और जीरो है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने जो तकरीर की उसका इंपैक्ट आपके ऊपर भी है और यहां बैठे हुए लोगों में भी साफ दिखाई दे रहा है और जनता में तो होगा ही होगा। मैं समझता हूं कि जनता की आशाओं के खिलाफ जाना सबसे बड़ा नुकसान होता है पॉलिटिकल पार्टी का। सुधांशु, कांग्रेस पार्टी ने बर्बाद होने के बाद भी इस फिलॉसफी को समझा कि जनता के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, जनता के साथ रहना चाहिए। अगर एक वक्त में जनता आपको साइड में खड़ा कर दे तो आप साइड में जरूर खड़े रहे, फिर भी जनता के साथ रहें। कांग्रेस पार्टी ने वो रोल अदा किया है और उसका रिफ्लेक्शन मैं आपकी इस डिबेट में देख रहा हूं। चलिए सुधांशु मित्तल जी, अब जवाब दीजिए इसके। प्रोफेसर आनंद कुमार, आपके पास आऊंगा। सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस पार्टी का ये बर्बाद होकर भी उनको होश आ गया। हालांकि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया, लेकिन बर्बाद होकर भी होश में आया। आप भी कुछ सीख लेते। आज जो हर्षवर्धन का बयान है वो एक तरह से दर्द दिल है, दर्द दिल का गुबार है। सरकार नहीं बना पाए, एक तरह से चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग रह गए और लवली ने व्यंग भी किया कि आपके यहाँ वेटिंग की तो लंबी परंपरा है। आडवाणी जी आज तक पीएम इन वेटिंग है और तमाम राज्यों में ऐसे बहुत सारे वेटिंग है। विजय गोयल वेटिंग में ही रह गए, बहुत सारे लोग वेटिंग में। तो एक तरह से दर्द छल का उनका हर्षवर्धन जी का अफसोस। अजीत जी, पहली बात तो ये कि जो मैं बार बार कह रहा हूं, एक एक मुद्दा उठाइए और उसका विश्लेषण करिए और उसका मूल्यांकन करिए, तब तो तर्क वितर्क होगा। नहीं तो तर्क वितर्क और कुतर्क चलते रहेंगे जो मैं यहाँ देख रहा हूँ इस समय। अच्छा, मतलब आप कुछ भी बोले तर्क है, हम लोग बाकी लोग बोले 72 सीटों में एक मिनट
भाई मैं भी बोल लूं, आप जब बोलते मैं सुनता रहता हूँ। असल में आप बहुत प्रोवोकेटिव बोलते हैं। 72 सीटों पे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। 72 सीटों पे चुनाव हुए हैं लोकसभा की इन 4 राज्यों में। 62 सीटें हम जीते हैं, 8 सीट कांग्रेस जीती और 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। अगर विधानसभा के रिजल्ट को लोकसभा पे एक्सट्रापोलेट करें, और आप हमें ऐसे कह रहे हैं हम हारे हुए हैं, जनता को हम पे विश्वास नहीं है, हमें अब नई राजनीति सीखनी पड़ेगी। 3-3 बारी हर राज्य में हमारी सरकारें आ रही हैं और उसके बाद भी जनता ने हमें नकार दिया, किसी और को ले लिया। अरे भाई, कोई ईमानदारी से बातें होंगी या ऐसी चलेगी बातें? सही बात। अब आ जाइए एक एक विषय को। अभी पुरुषोत्तम जी का मैं सुन रहा था कि टोकनिज्म होना चाहिए, और अभी अजीत आनंद जी मुझे समझा रहे थे अडवाणी जी की जो राजनीति जिसको कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम नई राजनीति करना चाह रहे हैं। तो अगर आप भी वही राजनीति कर रहे हैं जो सारे जने कर रहे हैं, तो फिर नयापन क्या है? आपने कहा हम मेट्रो में आएंगे, आम आदमी की खास मेट्रो थी वो, अगर आपको नहीं पता तो जाके चेक कर लीजिए। वो ऑर्डिनरी मेट्रो नहीं थी, वो स्पेशल ट्रेन थी उनकी, वो जो हर स्टेशन पे नहीं रुकी और हर आदमी उसमें घुसा नहीं। ये सिंबलिज्म और टोकनिज्म चले अब हो गया। अब आगे गंभीरता से काम करिए। जी जी आप हैं, एक सेकंड बस लास्ट बोलूं, उसके बाद आप मुझे बोलने ना दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी अजीत जी आप हैं, अगर मैंने ये दावा करा होता बिजली के दाम के बारे में कि मैंने 50% कम कर दिए, और सत्य ये होता कि 28% करे होते और 36% करे होते और बाकियों को छोड़ दिया होता, तो आप कपड़े फाड़ देते। आप ऐसा कटघरे में खड़ा करते कि साहब देखिए हर नेता झूठा होता है, हर नेता बेईमान होता है, और देखिए यहां भी झूठ बोले और बेईमानी करें, और आप देखिए अब क्या करें, अरे देखिए कमाल हो गया, अरे ये राम राज्य आ गया, देखिए स्वर्ग ले आए। अरे भाई ईमानदारी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ईमानदारी से मूल्यांकन करिए, विश्लेषण करिए। चलिए मूल्यांकन करते हैं। जरा प्रोफेसर आनंद कुमार की तरफ चलते हैं। एक सेकंड प्रोफेसर आनंद कुमार की तरफ चलते हैं। प्रतीकों की बात प्रोफेसर साहब बहुत होती है। एक बात बार बार उठी थी, हम लोगों ने उस दिन भी डिबेट काफी किया था। आज हर्षवर्धन ने भी कहा कि मेट्रो में मान लीजिए गए, और आने वाले समय में अब लगातार इस तरह से अगर चलेंगे मेट्रो में, कार में, और अगर आप कहते हैं कि हम सुरक्षा नहीं ले रहे, हो सकता है 2 कार आगे पीछे होती, सुरक्षा मुकम्मल होती, लेकिन आप इस तरह से चलते हैं तो पुलिस का बहुत बड़ा हमला, कई बार सैकड़ों पुलिस वाले उसमें एंगेज होते हैं, और उसके बाद आम आदमी को परेशानी होती है, जैसा कि जिक्र सुधांशु मित्तल ने कहा, हर्षवर्धन ने तो लंबी तकरीर दी। तो मुझे लगता है इन प्रतीकों को क्या बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे खर्चे भी बढ़ते हैं और आम लोगों को मुश्किलें भी होती है। हो गया जो आपने प्रतीक के तौर पर दिखाना था, दिखा दिया। देखिए, जो अभी स्वर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। रहीम बाबा कह गए हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हम उनको अपने बहुत नजदीक रखना चाहते हैं। वो हमारी जितनी आलोचना करेंगे, वैकल्पिक राजनीति के लिए हमारा जो प्रयास है वो उतना ही बेहतर बनेगा। हमने जो कुछ भी किया निर्मल भाव से किया, किसी को असुविधा हुई तो हम क्षमा मांगते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री के पास एक 4 पहिए की गाड़ी है नीले रंग वाली, न उससे उसके पास बड़ी गाड़ी है न छोटी गाड़ी है, उसमें वो 3-4 दिन से आ जा रहे हैं। अब उसमें अगर किसी को असुविधा हो रही है, वो प्रतीकात्मक लग रहा है, तो अब हमारी सीमा है। हम उम्मीद करेंगे कि अभी जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सरकारें बनी हैं, उनके मुख्यमंत्रीगण और बेहतर तरीके से शासक और जनता के बीच की दूरी कम करेंगे। वो ज्यादा सहज होंगे, हमारे दोषों से मुक्त होंगे। असल में आज लोकतंत्र के लिए उत्सव का दिन इस माने में नहीं है कि आम आदमी पार्टी का विश्वास मत पारित हो गया, इस माने में है कि एक और विकल्प सामने आया है जो ईमानदारी का दावा करता है, सादगी के लिए समर्पण का दावा करता है और सेवा के लिए प्रतिबद्धता का दावा करता है। जी, ये आम आदमी के लिए एक और विकल्प के निर्माण की घटना हम सबको संतोष देती है। उसके बावजूद विरोधी दल की बड़ी जबरदस्त भूमिका है। दिल्ली को विरोधी दल का स्वर आज से सुनाई पड़ने लगा, वरना डॉक्टर हर्षवर्धन जी तो पिछले 5 बरस सदन में मौन रह करके ही शालीनता के प्रतीक और प्रतिबिंब बने हुए थे। चलिए, सुधांशु जी विधानसभा में नहीं है, तो हमको भरोसा है
कि ये जनता का भी एक जमावड़ा हर 15 दिन 1 महीने पर विधानसभा के सामने ललकार के साथ लगाएंगे। चलिए सुधांशु जी संक्षिप्त जवाब दे दीजिए और उसके बाद स्टूडियो लौटूंगा। सुधांशु जी संक्षिप्त। सिर्फ आपको एक चीज याद दिलवा दूं मैं कि ईमानदारी की वचनबद्धता और कटिबद्धता वालों का आचरण में जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उस स्टिंग ऑपरेशन में दिखा दिया कि ब्लैकमेलिंग उसके अंदर हो रही है, जमाखोरी उसमें हो रही है, उसमें प्रॉपर्टी के खाली करवाने के पैसे की हो रही है, उसमें पैसे की रिकवरी की बातें हो रही है और काला धन को सफेद करने की बातें हो रही है। उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स था वो क्या था वो आप भी जानते हैं। हर चोर की तरह आपने भी वही कहा, अरे ये सब झूठ है, ये हमारे फंसाने की तकनीक है। देखिए आपकी कथनी और करनी उसके अंदर जो फर्क है उससे आपके आचरण में आगे क्या निकलने वाला है उसकी पृष्ठभूमि बनी हुई है। चलिए आनंद जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद लौटूंगा। आनंद जी संक्षिप्त जवाब दीजिए, वैसे इस पर काफी बहस हो चुकी है, हम विषय से भटक रहे हैं। हाँ, आनंद जी विषय से भटक रहे हैं, लेकिन एक बात है, बहुत सारी बातें जो हर्षवर्धन ने कही उसमें यह कहा कि आप पॉपुलिस्ट तरीके अख्तियार करते हैं, जनता को कई बार गुमराह करने जैसी बातें करते हैं, वैसे वायदे करते हैं, उसका सच से उसकी दूरी होती है, वो सच नहीं होता है। चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे रेट कम करने का मामला हो, चाहे मुफ्त पानी देने का मामला, उसमें कहीं ना कहीं एक हिडन कुछ एस्पेक्ट होता है जो बाद में पता चलता है। जो आपने कहा उससे काफी इतर था। संक्षिप्त। नहीं, अगर हमारे हरकतों में कोई गंदगी आएगी, कोई धोखा होगा, छल कपट होगा, तो अभी 16 हफ्ते के अंदर लोकसभा का चुनाव होगा और उसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जनता ने एक तरह से आंख मिचौली कर लिया, रंग डाला भी और भिंगाया भी नहीं, पूरी तरह से होली नहीं खेली इनके साथ और हम जाने कहां से सत्ता में आ गए, ये उनके समझ में ना आज आया न कल आएगा। हाँ, ये सही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा नहीं किया। हमने जो उनसे वादा किया था कि हम आपकी लगाम कसेंगे और आपकी जो कांग्रेस की शासन नीति के कारण एक अजीब खेती आप फसल काट रहे हैं, आपसे बेहतर विकल्प जनता को चाहिए और हम दे के दिखाएंगे। चलिए प्रोफेसर आनंद जी आपके पास आऊंगा, पुरुषोत्तम जी। लेकिन प्रोफेसर आनंद जी आपकी बात से एक सवाल निकलता है जो मीम अफजल साहब से पूछना चाहूंगा। एक मिनट सुधांशु जी, मीम अफजल साहब देश को तो पालन कर लीजिए। एक मिनट सुधांशु मित्तल जी, एक मिनट। मीम अफजल साहब, पूरी बातचीत में आज आम आदमी पार्टी के हमले की जद में बीजेपी है, इसका मतलब आपसे कुछ हो गई अंडरस्टैंडिंग कि आज के बाद आप गुरु भाई हो गए, या एक तरह से एक सदन में जिस ढंग से समर्थन कर दिया और आपकी बैसाखी पर सरकार है तो आपको लेकर सॉफ्ट हो गया, आप निश्चिंत थोड़े दिन के लिए हो सकते हैं। मीम अफजल साहब, अब ये निशाना सिर्फ बीजेपी पर साध रहे हैं। अजीत रंजन साहब, मैं ये कहूंगा कि जब आदमी कुर्सी पर बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी अलग होती है। मुझे खुशी है और समर्थन लेकर सरकार बनाता है तो जिम्मेदारी अलग हो जाती है। वाल साहब ने जो जबान बोली, जो जिम्मेदारी के साथ आज उन्होंने बातें की हैं, उसमें मुझे वो बातें नजर नहीं आई जो उससे पहले वो काफी बोलते रहे हैं। मैं एक मिसरा दोहरा देता हूं, काफी होगा अपने आप में, कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो अभी ये सरकार बनाई है उन्होंने और मैं समझता हूं उनको हमें पूरा मौका देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए पाबंद है कि दिल्ली की जनता का भला हो और दिल्ली की जनता, और ये नजाकत कांग्रेस के लिए आई है क्या मीम अफजल साहब? बहुत दिलचस्प वैसे दोनों तरफ से प्रतिक्रिया आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के मीम अफजल साहब, बहुत अच्छी तुकबंदी है आपकी, जनता देख रही है। पुरुषोत्तम जी, बहुत दिलचस्प बहुत मशहूर शेर है चाहता हूँ और वो इस बहस पर नहीं है, उसका एक बहुत मशहूर मिसरा है, ये तुकबंदी नहीं है, और बीएचयू की ट्रेनिंग से मिली है। शायरी को आप बदनाम ना करें और ये ना कहें कि तुकबंदी है। नहीं, वो देखिए, वो तुकबंदी या जो भी है, मैं केवल एक टिप्पणी, मुझे कभी कभी मीडिया पे दया जैसी आती है, क्योंकि जब मीडिया जो है वो मोदी जी की रैली जो है लाइव दिखाता है और मोदी जी के बहुत ही विद्वतापूर्ण भाषण घंटों तक मीडिया पर चलते रहते हैं, तब मीडिया कुछ लोगों को निष्पक्ष लगता है और कुछ को लगता है कि मोदी मीडिया क्रिएशन है। अब यहाँ अरविंद केजरीवाल कुछ लोगों को मीडिया क्रिएशन लग रहे हैं। तो मैं केवल ये कह रहा था, चूंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और आमतौर से आलोचना ही करता हूँ, तो आज मुझे एकाएक मीडिया के साथ सहानुभूति हुई, उस सहानुभूति को मैं रेखांकित कर रहा हूँ केवल, बाकी जी बहुत दिलचस्प। मैं इस पर टिप्पणी इसलिए चाहूंगा
क्योंकि एक पॉलिटिकल है। अभी जो देख रहे हैं हम, जो 1 घंटे से जो हमने डिबेट किया, मैं भी शेर सुना दूं जरा। जी जी सुनाई दीजिए सर। इरशाद चलिए मुशायरा हो जाए, चलिए जी जी सुना दीजिए। इरशाद इरशाद सुनाया जाए। जी, जिक्र मेरा हुआ तो चिढ़ के कहा, जिक्र मेरा हुआ तो चिढ़ के कहा, किस दीवाने की बात करते हो, वाह वाह, आशियाने की बात करते हो। तो आप लोगों का तो वो हाल हो रहा है। इसका कोई जवाब है? आनंद जी कोई जवाब है? भ्रष्टाचार क्या है आपको सब दिखाया। देखिए, और आप हमें क्या सिखा रहे हैं यहाँ बैठ के? भ्रष्टाचार और तमाम सारे गवर्नेंस के इशूज आप पर थोड़ा निष्पक्षता से बात जवाब करिए। ये है, नहीं आनंद भाई 1 मिनट प्लीज, आनंद भाई 1 मिनट, अजीत भाई जवाब, आनंद भाई 1 मिनट, शायद बात का वजन कहीं खत्म। आनंद भाई 1 मिनट, रंजन साहब एक मिनट और सुनते एक मिनट भ्रष्टाचार और एक मिनट मीम अफजल साहब आप एक मिसरा सुनाई दीजिए, भूल जाएंगे वो। एक मिसरा और सुन लीजिए। जी, आप। जी, जी। मैं पूरा शेर नहीं सुनाता, आधे में ही काम कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरा सुधांशु भाई से एक ही सवाल है, एक मिसरा सुन लीजिए। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे औरों से कोई गरज नहीं, नहीं मैं तो देखिए मैं तेरी रहबरी का सवाल है। पता नहीं चलिए ये वैसे मैं चाहता हूँ ये राहुल गांधी से किसी दिन पूछिए, ये रटा काफिला क्यों लूटा, तेरी राहबरी का सवाल है। ये तो राहुल गांधी पर बिल्कुल सही बात है। मीम अफजल साहब, काफिला राहुल गांधी और कांग्रेस का लूट रहा है। शेर का यही महत्व है कि वो दोनों तरफ धार कर हमला करता है। चलिए जी जी सोनिया जी ने एक्सेप्ट किया, देखिए, चूंकि ये तो एक्सेप्ट भी शेर करने चलने को लगे तैयार तो- नहीं है। एक मिनट अफजल साहब एक मिनट। मित्तल साहब की बात पर मुझे गालिब का एक शेर याद आया, वो जो कह रहे थे ना, और वो मीडिया वाली बात नहीं थी। असल में क्या हुआ है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर, गवर्नेंस के सवाल पर भाजपा का रवैया कुछ इस तरह का रहा है कि गालिब का एक शेर याद आता है कि जिक्र उस परिवस का और फिर बयां अपना कि रकीब बन गया जो था राजदा अपना। बहुत शानदार। ये तो इसमें आपके पास अगर कोई शेर है तो आप सुना सकते हैं। वो हालांकि शेर है तो सुना दीजिए। इसका गालिब का दूसरा शेर है। इसका गालिब का अजीत जी दूसरा शेर है। मीर की दिल्ली देखी आज, अजीत जी गालिबो मीर की दिल्ली देखी, लेकिन अब दिल्ली में कुछ जो नए तवफ़्फ़ुफ़ सुनिए। जी जी जल्दी अजीत जी जल्दी। ये मिसाइल तवफ़्फ़ुफ़, ये तेरा बयान गालिब, ये पुरुषोत्तम जी और आनंद जी के लिए कह रहा हूँ। तुझे हम वही समझते जो ना बादा ख्वार होता। हाँ तो हम तो बादा ख्वार हैं, अपनी बताइए। अब एक मिनट डुबोया हम। प्रोफेसर अनिल कुमार आपके पास कोई शेर है सुना दीजिए। आज मुशायरा ही हो गया, ये सबसे बड़ा मुशायरा हो गया, सबसे बड़ा सवाल कीजिएगा प्रोफेसर साहब। सर हम तो ये जानते हैं। एक मिनट वक्त की कमी है। प्रोफेसर आनंद कुमार। अब हमारी तरफ से तो कुल एक ही बात कहनी है, और वो सुधांशु मित्तल जी के जरिए भाई नरेंद्र मोदी जी को भी कहनी है कि हम ही जब न होंगे तो है रंगे महफिल, हम ही जब न होंगे तो है रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। क्या बात है, क्या बात है। आपके पास कुछ है तो इसको इसी तोड़ के जवाब देना पड़ेगा। अल्टीमेट है ये। नजर झुका के आइएगा, हम देखते रह जाएंगे। तो मेरा ख्याल है चेहरा तो फक हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और अच्छी बात यह है अजीत जी कि अब राजनीति में जो मुद्दे की राजनीति हो रही है, जो इमोशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति कर रही थी, उसके मुकाबले आम आदमी के सवाल राजनीति के केंद्र में आ रहे हैं। दिल्ली में बिजली पानी पर बहस हो रही है, और ये एक अच्छी चीज है। और ये एक पॉजिटिव है। कम से कम भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति को चलिए और लोगों को भटकाने की कोशिश कार्यक्रम नहीं को हो हमें रही। यही खत्म करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार पता चला सुधांशु मित्तल जी, मीम अफजल साहब, प्रोफेसर आनंद कुमार, पुरुषोत्तम अग्रवाल सबने शेर शायरी में जवाब दिया। किसी और दिन मिलेंगे और सबसे बड़ा सवाल की जगह सबसे बड़ा मुशायरा, अगर इसी तरह से बातचीत मुशायरों में शेर शायरी की तरफ बात हो तो अच्छा लगे।